जो कि अल्टीमेटली क्रोनिक रीनल फेल्योर में परिवर्तित होता है। उसमें ट्रीटमेंट में हमारे जितने भी स्पेशलिस्ट आजकल हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट, एलोपैथ में मैं अभी शुरू में यहीं से शुरू कर रहा हूँ और पद्धति को भी मैं लूंगा साथ में। इसमें कोशिश तो ये करते हैं हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करें, किसी तरह से खान पान देखें और भी तमाम डायरेटिक्स देखते हुए और तमाम प्रॉब्लम्स देखते हुए, साइन सिम्टम से आप अवगति हैं। उसके बाद फिर हम ये कोशिश करते हैं, अगर नहीं हुआ तो कुछ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के बाद फिर हीमोडायलिसिस पर हम आ जाते हैं या पेरिटोनल डायलिसिस पर आ जाते हैं। अल्टीमेट अगर हम देखते हैं जिसमें कि आप क्वालिटी ऑफ लाइफ को आप इंक्रीज करते हैं तो वो रीनल ट्रांसप्लांट ही आता है। 1993 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट पास किया तो उसके बाद ट्रांसप्लांटेशन तो हमने स्टार्ट किया, और हमारे एक्ट के हिसाब से जो क्लोज रिलेटिव्स हैं वही दे पाते हैं। ये तो खैर भगवान की कृपा है कि हर व्यक्ति के पास 2 किडनी होती हैं। अगर वो सुदृढ़ और स्वस्थ हों तो एक किडनी जो है बड़े आराम से दी जा सकती है, और बचे हुए एक किडनी के साथ हर कोई व्यक्ति जो कि उस डोमेन में आता है, यानी कि 15-20 साल से लेकर 60 साल के बीच में और कोई बीमारी नहीं और तमाम क्राइटेरियाज हैं, बड़े आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकता है। ट्रांसप्लांट के बाद भी हमने ये देखा कि ये एक कॉस्ट इफेक्टिव से क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब बहुत अच्छी हो जाती है। मगर इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम 2 आती है। एक तो डोनर आइडेंटिफिकेशन, हर आदमी जो है किडनी देने को तैयार नहीं होता है, और ये वॉलंटरी होना चाहिए जो एक्ट के अंतर्गत बिना लेन देन के किडनी दे पाते। तो किडनी में आपके जो सगे अपने रिश्तेदार हैं, जिनमें कि हम हस्बैंड वाइफ, माता पिता, बच्चे, भाई बहन, यहाँ तक शुरू में गवर्नमेंट ने किया था, अब दादा दादी नाना नानी भी कर दिया है। सवाल ये उठता है कि कितने लोग इसमें मोटिवेट होते हैं जो कि किडनी डोनेट कर पाए। ट्रांसप्लांट अच्छे खासे हमारे अब कंट्री में होने लग गए हैं। जैसे मैंने बताया कि संजय गांधी पीजीआई में 140 ट्रांसप्लांट पर ईयर होते हैं, मगर आज भी अगर देखा जाए तो हमारे पास लगभग 1 लाख रोगी क्रोनिक रीनल फेलियर के, एंड स्टेज रीनल डिजीज के पर ईयर जुड़ते जा रहे हैं। पिछले दशक में हमने देखा है कि कम से कम 30% केसेज जो है ये बढ़ गए हैं। ओवरऑल प्रिविलेंस अगर हम देखें तो 230 के आसपास पर मिलियन पॉपुलेशन में ये बीमारी हिंदुस्तान में मिल रही है, जो कि एक बहुत बड़ी एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। तो हमें प्रिवेंशन में देखना है इसके कारण बेसिकली क्या क्या हो सकते हैं। इसमें जो मुख्य कारण है हमने जो स्टडी की, और जैसे कि आप सभी लोग जानते भी हैं और उसमें थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूंगा, डायबिटीज और हाइपरटेंशन, ये 2 ऐसी बीमारी हैं जो कि सिस्टमिक बीमारी है। लगने में तो कुछ नहीं लगती हैं, मगर इनके जो तीर हैं या इनके इफेक्ट जो है बहुत दूरगामी होते हैं। डायबिटीज नोन फैक्टर है एंड स्टेज रीनल डिजीज के लिए, क्रोनिक रीनल फेलियर के लिए। ये लगभग 40 से 42-43% जो हमारे पेशेंट हमको मिलते हैं उसमें डायबिटीज मेजर फैक्टर है। फिर हाइपरटेंशन हमारा लगभग 22% के आसपास है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस किसी भी कारण से यूजुअली ऑटो इम्यून होती है तो लगभग 16-17% वो है। उसके अलावा और तमाम विषैले पदार्थों से या किसी अन्य कारण से भी जो है क्रोनिक रीनल फेलियर हो जाता है। तो एक्यूट की प्रॉब्लम हमें उतनी ज्यादा नहीं है। यूजुअली एक्यूट जो है या तो वो आपका हीमोडायनेमिक शटडाउन से हो जाएगा, या ट्रॉमा से, या किसी और कारण से, या कोई विषैले पदार्थ अगर कोई ड्रग इनटेक कर लिया उसके बाद जो उसके एक्सक्रीशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये तो क्यूरेबल काफी हद तक है। मगर क्रोनिक रीनल फेलियर एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम हमारे यहाँ एक बनी हुई है। तो इसके प्रिवेंशन के लिए सबसे बड़ा हमारे पास जो हथियार है वो डायबिटीज और हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये 2 बीमारियां ऐसी हैं कि आज भी हमारे पॉपुलेशन में अगर देखा जाए हर 12-14 व्यक्ति में एक को डायबिटीज है। हाइपरटेंशन भी अनडिटेक्टेड निकल जाते हैं। यूजुअली ये 2 बीमारियां हम जानबूझ के अपने एज ए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन या इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई नहीं जाता है, किसी न किसी कारण से आप डॉक्टर के पास जाते हैं या एडमिट होते हैं तो एक्सीडेंटली आप ये देखते हैं कि आपको हाइपरटेंशन भी है और डायबिटीज भी है।
और तब तक पता चला ये डायबिटीज और हाइपरटेंशन आपके किडनी को अफेक्ट कर चुकी होती है, आपके रेटिना को अफेक्ट कर हो चुकी है, हार्ट को अफेक्ट कर चुकी होती है। तो इसलिए हमें शुरू से ही आज के दिन में, जब हमारे पास इस कम्युनिटी में एक डाटा पहले से है जिसको हम प्रेवलेंस के नाम से कहते हैं, तो मैं ये राय देना चाहूंगा अपनी सारी जनता को कि एक स्टेज, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री अगर नहीं है तो आप एक स्टेज के बाद अपने रेगुलर चेकअप के साथ इन 2 बीमारियों को जरूर मालूम करते रहें, क्योंकि ये जहर एक किस्म से अगर देखा जाए तो ये जहर धीरे धीरे शरीर में फैलते हैं, ये साइलेंट किलर्स है आपके बॉडी के। तो किडनी इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है, जिसके कि डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स होते हैं। आपको हाइपरग्लाइसीमिया होने की वजह से, ज्यादा ब्लड शुगर होने की वजह से बार बार पेशाब जा रही है, उसके बाद जो है पैरों में सूजन आ रही है, पेट में सूजन आ रही है, एसाइटिस हो रही है, फेस में आ रही है, और बाद में क्या होता है कि पेशाब बननी भी बंद हो जाती है जब रीनल फेलियर होने शुरू हो जाते हैं। तो इसके कारण फिर बॉडी में आपके ब्लड यूरिया बढ़ने लगता है, जो कि एक विष के फॉर्म में बॉडी में फैलता है। तो अल्टीमेटली फिर इंसेफेलोपैथी होकर के मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, या जीवन अच्छी तरह से नहीं कर पाता है। डायलिसिस भी हर पेशेंट को शुरू में पता चला कि 8-10 दिन में जा रहा है, तो उसका सब समय जो है डायलिसिस में निकल जाता है। दूसरा फैक्टर इसमें जो है कॉस्ट। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट भी अगर हम लेते हैं तो एक आम आदमी के लिए ट्रीटमेंट की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, और हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस असुविधा के साथ साथ में इसके कॉस्ट भी काफी ज्यादा है। रीनल ट्रांसप्लांट तो आपको पता है कि इसमें अगर हम इंडिया में कराना चाहते हैं, लाइक संजय गांधी पीजीआई की मैं बात करूंगा, अप्रोक्सीमेटली आपको 6-7 लाख रुपए का एस्टिमेट रखना पड़ेगा, जिसमें कि 5-6 लाख के आसपास ऑपरेशन आपका और डोनर का जो किडनी देगा। उसके अलावा साल भर तक इम्यूनोसप्रेसिव जो ड्रग्स आपको देनी पड़ती है, उसमें भी ट्रीटमेंट लगता है। तो आम आदमी के बस का नहीं है ट्रीटमेंट। तो इससे सबसे अच्छा उपचार तो यही है, मैं जो सोचता हूँ कि इस पे प्रिवेंशन किया जाए शुरू से, और खान पान में बहुत ज्यादा हमें जोर देना चाहिए। जरा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने चिकित्सक या सरकारी अस्पताल में जा करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ यूपी एंड अदर स्टेट्स ने आईईसी के माध्यम से काफी प्रचार कर रखा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के रूप में, जिसमें कि किडनी बहुत एक अहम रोल अदा करती है। और उसके बारे में जो है मैं सारी जनता को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके बारे में चेकअप करते रहना चाहिए। बाकी आज की हमारी गोष्ठी में हमारे पास मैंने देखा कि हमारे यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर साहब भी मौजूद है, डिटेल में तो खैर वो बताएंगे। अगर मेरा जो अपना एज ए मेडिकल बैकग्राउंड और अपना एक्सपीरियंस जो मेरा संजय गांधी पीजीआई में रहा है 30 साल, तो मैंने वहां पर इतने किस्म के रोगी देखे कि बड़ा मुश्किल से सर्वाइवल होता है। अब मैं दूसरी पद्धति में आना चाहूंगा। ये तो एलोपैथिक का इलाज है, बाकी हमारे आयुष में भी, आयुर्वेद हो, योगा हो, यूनानी हो, चाहे तिब्बी हो, होम्योपैथी में बड़े अच्छे अच्छे हर चीज के इलाज। तो मैं आज के दिन में खुद भी इस चीज का स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हूँ कि होलिस्टिक ट्रीटमेंट को लेकर हमें चलना चाहिए। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये भी रिकमेंड यहाँ से किया है। इसीलिए अब आने वाले समय में मैं विदित करना चाहूंगा, ये हर पद्धति में कुछ न कुछ दूसरे पद्धति का तालमेल मिलके होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपनी पद्धति को तो उसके साथ जुड़े हैं, मगर आपको थोड़ा सा दूसरी पद्धति के बारे में भी जानना जरूरी है। आयुर्वेद देखिए बड़ा सक्षम है। ये भारतीय हमारी पद्धति हम शुरू से देखते हैं, जिसमें कि प्रिवेंशन, क्यूरेशन और रिहेबिलिटेशन को हमने काफी जोर शुरू से दिया है। और इसका जो प्रिंसिपल है, बेसिकली आप सभी विदित हैं कि त्रिदोषा जो इसकी थ्योरी है, और साथ में पंच महाभूत थ्योरी जो है, इसमें 5 चीजों को ध्यान दिया गया है। क्षति जल पावक गगन समीरा, क्षति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व अधम शरीर। यानी कि इसमें आपकी पृथ्वी होगी, आग हो गया, हवा होगी, और आपकी तमाम, और आकाश हो गया। ये 5 चीजों से हमारा शरीर बना है, और ये शरीर जब खत्म होता है तो ये मिट्टी में मिल जाता है, और नया शरीर बनने पर इन्हीं हो जाता है। इसी कारण से अगर इन 5 तत्व में एक इनकोऑर्डिनेशन शरीर के अंदर हो जाता है, तो आयुर्वेद के हिसाब से ये वायु, पित्त और कफ के रूप में बाहर आता है।
तो ये किसी न किसी तरह से हर अंग को जो है एक जरूर किसी न किसी रूप में इफेक्ट करता है। मैं शुरू में जैसे आपको बताया कि आपका स्टमक, आपका लीवर और आपकी किडनी, शरीर के 3 भाग ऐसे हैं कि जब भी कोई चीज पाचन आपके शरीर में जाती है तो डायरेक्ट स्टमक में, उसके बाद पाचन होने के बाद लीवर में, उसके बाद लीवर के बाद मेटाबॉलिज्म होने से सर्कुलेशन के बाद किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जहां पर कि डायरेक्ट हिट होता है। तो मैंने ये देखा कि अक्सर खान पान में हम लोग जो है या शरीर को हम एक एसेट के रूप में नहीं लेते। अगर आप जनता के बीच पे जाए, आपने पब्लिक में देखा होगा, जिसका मन जो आया वो उस तरह से खाता है। अलग अलग स्मोकिंग अपने दौर पर अलग चल रही है, अल्कोहल अलग चल रही है, ड्रग्स अलग चल रहे हैं। मार्केट में आपके फास्ट फूड इतने ज्यादा आ गए हैं, आपके रेड़े में जो सामान बिकता है आपको ये मालूम नहीं है कि कितने दिन पुराना है, क्या है इसमें, कौन सा टॉक्सिन पड़ा है या क्या नहीं है। तो खान पान की जो हमारी ये प्रथा है इसको हमें सुधारना पड़ेगा पहले के मुकाबले। इसलिए जो हमारे पुराने सिस्टम थे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम आधुनिकीकरण या जो मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम बिल्कुल नहीं जाए। ट्रीटमेंट तो हमारा एग्रेसिव हो ही रहा है, मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं। अगर शायद मैं आज भी ये कहूंगा कि अगर हम धरती से जुड़े, एक पांव हमारी धरती पर रहे, तब हम आसमान की तरफ देखें तो उसमें हमें ज्यादा उन्नति होगी, रादर कि हम जो है सीधे सीधे उड़ते रहे। अब मैं आऊंगा इस बीच में कोरोना, देखिए मैं आपको कुछ डाटा देने जाऊंगा इस बीच में कि कोरोना में इस वक्त जो है पर डे, आपने राष्ट्रीय फिगर भी आपको मालूम है, यूपी की भी और उत्तराखंड की भी, तो डे बाय डे नेशनल लेवल पे हम 60-70 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं और मोर्टेलिटी भी हमारी 4 से 5% हो चुकी है। अब अगर मैं मोर्टेलिटी पे ध्यान दूंगा, देखिए इस समय हमारा जो फोकस है वो मोर्टेलिटी पे ज्यादा है, क्योंकि हम टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं तो हमारे केसेस तो ज्यादा निकलेंगे ही। प्रिविलेंस तो है, वो तो अभी तक छुपा था, टिप ऑफ द आइसबर्ग था शुरू के 2 महीने में, मगर एक्चुअल जो केसेस, अब जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया है, चाहे कोई माने चाहे नहीं माने, तो केसेस हमारे सामने आने शुरू हो गए। मैं प्रोफाइल बताना चाहूंगा इस समय आपको कि इसमें जो डेथ हमारी हो रही है, इस डेथ में आपको एक अच्छा खासा परसेंटेज जो है या सीनियर सिटीजन विद कोमॉर्बिडिटीज आपको मिलेगी। अब कोमॉर्बिडिटीज में कम से कम आपको 30% डेथ ऐसी होंगी जिनको की डायबिटीज भी साथ में थी, और अगर ये डायबिटीज शायद साथ में नहीं होती तो एज फैक्टर उतना ज्यादा जो है अहम रोल अदा नहीं करता। तो कोविड के जमाने में भी अगर आप देखें, हमारा डेथ का जो मेन कारण इसमें आ रहा है वो डायबिटीज आ रहा है। सीनियर सिटीजनशिप, बॉडी के तमाम अंगों में शिथिलता आनी शुरू हो जाती है और ये लॉ ऑफ नेचर है। धीरे धीरे सने सने आपके बॉडी के सारे अंग जो हैं काम करने कम कर देते हैं, तो उसका इफेक्ट तो खैर पूरी ताकत या पूरी क्षमता आपके बॉडी में कम होनी शुरू हो जाती है। मगर अगर आपने डायबिटीज को कंट्रोल, और साथ में दूसरा कॉज हमने ये भी देखा कि हाइपरटेंशन किसी न किसी कारण से, सेकंड कॉज आपका कम से कम 12 से 14% हाइपरटेंशन का, और दोनों को अगर बहुत केसेस ऐसे हैं जिनको हाइपरटेंशन भी साथ में है और डायबिटीज भी साथ में है। तो कोविड के जमाने में भी इस समय पेंडेमिक चला है हमारा, उसमें भी मैं देख रहा हूँ कि डायबिटीज और किडनी रीनल फेलियर के बहुत पेशेंट ऐसे हैं जो कि आज के दिन में जिनकी डेथ हो रही है। तो ये टॉपिक आज आपने जो एक अहम टॉपिक लिया है प्योर कोविड से छोड़ करके, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह से आप अलग अलग बॉडी के अंगों को या अलग हमारी कार्यशीलता को या हमारे और जीवन के रहन सहन को लेकर के, आप जैसे कि आपने शुरू में बताया कि हर हफ्ते हम ये प्रोग्राम चला रहे हैं और ये बहुत सराहनीय कार्यक्रम आपने शुरू किया जनता के लिए। और मैं चाहता हूं कि ये संदेश आप जो है जनता में और सोशल एक्टिविटी के रूप में आगे बढ़ाते रहेंगे। और एक बार मैं पुनः आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आपने मुझे आमंत्रित किया और इस प्रोग्राम के 2 घंटे का जो वेबिनार है इसको आगे बढ़ाने के लिए और इस सफलता से मैं अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।
और मैं चाहता हूं कि भविष्य में भी हम लोग इस तरह आपस में जुड़ते रहें। और मेरे लायक अगर कोई भी सेवा आरोग्य भारती संस्थान के लिए अगर, तो मुझे आप जरूर याद करें। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी शुभकामनाएं आप सभी को। मेरा प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर। और आपने जो भी चीजें हमें मार्गदर्शन दिया है, निश्चित रूप से हम सभी लोगों के लिए ये बहुत लाभदायी होगा। और हमारा सर ये लगातार प्रयास है, हम कोविड से हटके संस्थान पर हर बार वेबिनार कर रहे हैं। पिछली बार हमने कैंसर विषय पे भी किया, आगे भी इसी तरीके से हम आयोजित करेंगे सर। और जो आरोग्य भारती का प्रमुख उद्देश्य प्रिवेंशन के लिए ही है, और हम अपने इस कार्यक्रम के द्वारा और अपने लगातार वर्षभर प्रोग्रामों से इस कार्यक्रमों में काफी हद तक सफल भी हो रहे हैं। और ये जनता तक, अपने सभी साथियों तक ये मैसेज भी पहुंच रहा है कि हाँ, स्वस्थ जीवन शैली से हम स्वस्थ रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारे मैं बीच 10 मिनट आपके साथ और बैठूंगा, फिर मेरा कार्यक्रम कहीं है, फिर मुझे जानना है। 10 जी सर, मिनट जी में बिल्कुल सुनूंगा बिल्कुल सर, आपको, कोई फिर मैं क्षमा चाहूंगा कि आपके जी बीच से मैं थोड़ा सा कहीं जाऊंगा। नहीं नहीं, बहुत बहुत जी, धन्यवाद सर। थैंक यू, हमारे नमस्ते। बीच हमारे आरोग्य भारती के अखिल भारतीय संगठन मंत्री भाई साहब अशोक जी वार्ष्णेय उपस्थित हैं। आज हम सब लोगों को उनका मार्गदर्शन एक और मिलेगा। मैं आज लोग जुड़े हैं नए, और लोगों को उनके भाई साहब के बारे में कुछ थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा। तो भाई साहब ने 1979 में AMU से MSc बायोकेमिस्ट्री से किया, तथा 1986 में PhD इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया, और उसके बाद प्रोफेसर रहे। और 1986 से लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में भाई साहब 10 वर्ष झारखंड के प्रांत प्रचारक तथा 5 वर्ष कानपुर प्रांत के प्रांत प्रचारक रहे, तथा 2012 से आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव का दायित्व भाई साहब के पास है। और वर्तमान में भोपाल में हेडक्वार्टर है, तथा भाई साहब पूरे वर्ष भर भारतवर्ष के हर प्रांत में, हर जिले में प्रवास पर रहते हैं। और बीच में कुछ समय भाई साहब जो लॉकडाउन का पीरियड रहा, उस समय भोपाल में रहे, और उस समय भी लगातार दिन प्रतिदिन वेबिनार और औद्योगिक के माध्यम से हम सब लोगों को अपना मार्गदर्शन करते रहे। और अभी भी आज भाई साहब प्रवास पर हैं। भाई साहब ने अपने उस व्यस्त समय से भी हम लोगों को मार्गदर्शन के लिए समय निकाला है। मैं अनुरोध करूंगा भाई साहब से कि आज जो रीनल स्टार्स पर हम लोग वेबिनार कर रहे हैं, इसमें अपना उद्बोधन दें भाई साहब वर्ष में। इस वेबिनार में उपस्थित एक मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर हेमचंद्र जी, जो हेमवती नंदन बहुगुणा मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। आयुर्वेद और एलोपैथी पर समान रूप से अधिकार रखने वाले और इसके विशेषज्ञ ऐसे डॉक्टर सुरेश पाटनकर जी, जो पुणे से जुड़े हैं। आयुर्वेद के जानकार वैद्य राकेश सालवे जी, जो गांधीनगर से जुड़े हैं। होम्योपैथी प्रैक्टिशनर के रूप में डॉक्टर गणेश प्रसाद जी अवस्थी हमारे मिर्जापुर से जुड़े हैं, जो विंध्याचल में के काशी प्रांत के विभाग के संयोजक है काशी प्रांत में। हमारे इंद्रनील बसु जी, जो काशी प्रांत के अध्यक्ष हैं, वे हैं। हमारे धनबाद से जयप्रकाश नारायण जी जुड़े हैं इसमें। डॉक्टर महेश दधीची जी जुड़े हैं। अतर्रा से डॉक्टर CL उपाध्याय जी, हमारे संरक्षक हैं कानपुर प्रांत के, जुड़े हैं। डॉक्टर संजय सिन्हा जी भी दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे अपने से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता बंधु भग्नीगण। मेरी अधिक इधर प्रवास की व्यस्तता होने के कारण से मैं बहुत तैयारी नहीं कर पाया हूं, और इसलिए मैं बहुत सुपरफिशियल ही बोल पाऊंगा। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य शरीर, इसकी अपनी एक गति है, इसको रेगुलेट करने का भी अपना एक सिस्टम है।
लेकिन इसकी एक विशेषता है कि ये बहुत एक्कोमोडेटिव है। शरीर के जितने भी अंग हैं ये सब अलग अलग कार्य करते हुए भी एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, इंटर रिलेटेड हैं। और इतने नहीं, उस अंग के अंदर के जो फंक्शंस हैं वे भी सब इंटर रिलेटेड है होने के कारण शरीर के साथ कोई भी गतिविधि होती है, वो चाहे खान पान से जुड़ी हो, चाहे इमोशन से जुड़ी हो, चाहे शारीरिक गतिविधि से जुड़ी हो, चाहे मानसिक गतिविधि, उन सबका प्रभाव शरीर के सभी अंगों पर समान रूप से पड़ता है। एक बात यह भी सही है कि शरीर के सभी बड़े अंग बहुत एकोमोडेटिव होने के बाद भी या तो जल्दी खराब नहीं होते, और अगर एक बार खराब हो गए तो जल्दी ठीक भी नहीं होते। और इसलिए इनको बनाए रखने के लिए अपनी दिनचर्या में, अपनी जीवन शैली में, खान पान में, व्यायाम में रेगुलरिटी रखनी पड़ती है। बराबर इनका निरीक्षण परीक्षण करते रहना चाहिए। इनकी क्वालिटी ऑफ फंक्शन भी अच्छी होता रहे, और इसके लिए भी बराबर प्रयत्न करते रहना ही हम इनको स्वस्थता प्रदान कर सकते हैं। केवल जीवन शैली और तनाव नहीं, अभी जैसे डॉक्टर हेमचंद्र जी बता रहे थे कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन ये दो ऐसे विषय हैं कि जो हर जगह साइलेंट किलर के रूप में शरीर के हर अंग को प्रभावित करते हैं। बात बिल्कुल सही है। मैं इसमें और एक चीज जोड़ता हूं, ये सारे अंग इमोशंस के साथ भी जुड़े हैं, बल्कि कहां तक है कि उनका केमिकल कंपोजिशन भी अलग अलग हो जाता है। आंसू है, अलग अलग प्रकार की स्थिति में आएंगे। खुशी के आंसू का कंपोजिशन अलग होगा, तनाव का अलग होगा, क्रोध का अलग होगा, आघात का अलग होगा। पसीने का भी यही हाल है। इवन यहां तक लघुशंका के कंपोनेंट्स का भी प्रभाव आता है, जो थोड़ा बहुत मैंने जाना है। हम सभी एक्सपर्ट हैं, इतना तो जानते ही हैं कि हर व्यक्ति के शरीर में 2 किडनीज है, बीन शेप्स है। शरीर का पीएच बना के रखना, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, यह इनका काम है। डिटॉक्सिफिकेशन करते रहना, यह भी एक काम है। जब इनका फंक्शन ब्लड प्रेशर मेंटेन करना, यह भी इनका काम। और इसीलिए कई बार डाययूरेटिक चीजें, तुलसी है, अजवाइन है, ऐसी छोटी छोटी चीजें भी, लहसुन है, काम में आती है। अचानक आवश्यकता पड़ती है, घर में क्या उपलब्ध है, इसको रेगुलेट करने में काम आती, तत्काल काम आती है। बाकी जैसा हम जानते हैं कि कुछ भी गड़बड़ होगा तो शरीर में उसका लक्षण दिखाई देगा। तो चाहे शरीर का वजन बढ़े, हाथ पैरों में सूजन आ जाए, विशेषकर पैरों में आ जाए, कमर के पिछले भाग में नीचे की तरफ दर्द उठे, लघुशंका दबाव के साथ हो, बार बार अनुभव हो, कम हो, करने के बाद कमजोरी लगे, और अगर थोड़े समय तक परसिस्ट कर जाए तो जो ब्लड यूरिया का कंपोनेंट बढ़ता है, लेवल बढ़ेगा, तो उसका प्रभाव स्किन पर भी दिखलाई पड़ेगा, रैशेज भी दिखलाई पड़ेगा। और इसलिए एक सामान्य सिम्टम के साथ एक सामान्य व्यक्ति जान सकता है कि मुझे इस तरह की प्रॉब्लम अभी होने वाली है, हो रही है। ट्रीटमेंट ओरिएंटेड तो सारे डॉक्टर्स हैं, वो बताने वाले हैं। प्रिवेंटिव में कुछ हेमचंद्र जी ने बताया है, सोडियम, पोटेशियम और क्रेटिनिन का रेगुलेशन करना, वो हम खान पान से करें, व्यायाम से करें, पानी से करें, वायुमंडल से करें, इवन पॉजिटिविटी भी इसमें रोल प्ले करती है। तो इसलिए इसमें
प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट को रेगुलेट करना पड़ेगा, फैट्स को बहुत कम करना पड़ेगा, विटामिन्स, मिनरल्स और दूसरे फ्लूइड्स के बारे में जैसा रोगी की स्थिति है, उसका शरीर का स्ट्रक्चर है, उसके आधार पर करना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं अवश्य जानता हूं कि आयुर्वेद में जिसको ऋतुचर्या बोला कि जिस मौसम में, जलवायु में, स्थान पर शरीर को जिन तत्वों की आवश्यकता होती है, प्रकृति ने हमको उसी जलवायु, उसी मौसम, उसी स्थान पर उन तत्वों को प्राप्त करने के लिए वैसे ही फल, वैसे ही सब्जी, वैसे ही औषधीय पौधे उपलब्ध कराए। और इस कारण से यह ऋतुचर्या का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण भाग मुझे लगता है। दूसरा पहले इसके साथ जुड़ता है विरुद्ध आहार, जिसके कारण से इम्यूनिटी हमारी कम होती है। विरुद्ध आहार का हमने ध्यान रखा तो भी हम अपनी इम्यूनिटी को तो बढ़ाएंगे, इस प्रकार के रोगों में भी हम उनको ठीक रखने में सहायक हो सकते। व्यायाम की स्थिति व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है कि कौन व्यक्ति कितना व्यायाम कर सकता है, कैसा व्यायाम कर सकता है, और इसलिए वह हल्का व्यायाम कर सकता है, ट्विस्टिंग के व्यायाम कर सकता है, संधि के व्यायाम कर सकता है, और अगर टहलने की स्थिति में टहलने के व्यायाम कर सकता है, तो वह अवश्य ही इसमें सहायक होगा। और इसलिए, और जैसा मैंने बीच में कहा, पॉजिटिव अप्रोच मैं अक्सर बोलता हूं, किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को ठीक रखने में पॉजिटिविटी ये बहुत बड़ा कारण है। एनालिटिकल पावर है, हमको अपनी रेंज मालूम है, हम परिस्थिति को एंजॉय करते हैं और उसके आधार पर हम जो उपलब्ध है उसको ही लेकर आगे बढ़ते हैं। तो अवश्य ही हम अपने को विशेषकर दोनों किडनी से जुड़े रोगों में सहायक हो सकते हैं। तो मैंने कहा कि मेरी बहुत कोई तैयारी नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ। मैं आज सुनने के लिए ही उपलब्ध हूँ, तो मैं अपनी बात को यही समाप्त करूंगा। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार भाई साहब। आप जिस मिशन को लेके चले, स्वस्थ जीवन शैली और सकारात्मकता, आपके उद्बोधन में ये दो प्रमुख विषय ही रहते हैं, और इन दो प्रमुख विषय से मैं समझता हूँ इस लॉकडाउन पीरियड में हमारे सारे कार्यकर्ताओं को तो इसका महत्व समझ में आया ही है। हमारे से कार्यक्रम को देखने वाले सभी जितने भी लाभार्थी रहे हैं, उन सब लोगों ने भी इन चीजों को खुद महसूस किया है। और अगर आरोग्य भारती इस मिशन के साथ चल रही है, तो हम पिछले दिनों से लगातार देख रहे हैं, जैसे हम चर्चा भी करते हैं आपस में, लोगों पे इसका फर्क पड़ा है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है हर चीज को। अब स्वयं पर लोगों ने इस चीज को देखा है। और भाई साहब, आपके मार्गदर्शन में हम लोग लगातार इस तरीके के कार्यक्रम करते रहें तो निश्चित ही हम स्वस्थ भारत की अपनी इस सोच को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हमारे अगले वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश पटनकर जी हम लोगों के बीच में हैं। मैं अपने सभी श्रोताओं को उनका परिचय देना चाहूंगा। सुरेश पटनकर जी स्वयं एक बहुत मेडिकल के क्षेत्र की तो सबसे बड़ी डिग्री MSMCH सारी सब है सर के पास, आयुर्वेद की भी डिग्री है, तथा सर पुणे के एक प्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट तथा रिसर्च साइंटिस्ट हैं। इस समय सर बीजे मेडिकल कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हैं और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के रिसर्च बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। सर MEHS में गवर्नर के नॉमिनी भी हैं तथा आयुर्वेद की डिग्री होने के कारण CCIM के मेंबर भी रहे हैं। सर के पास 8 नेशनल और इंटरनेशनल पेटेंट भी हैं। सर चूंकि रिसर्च लगातार करते रहते हैं, इस नाते से सर ने इंटरनेशनल पेटेंट भी हासिल किए हैं। 2 पुस्तकों के लेखक भी हैं
और 35 अंतरराष्ट्रीय पब्लिकेशंस भी सर के आए हैं और यूरोलॉजिकल सोसाइटी तथा एमसीआई के बहुत सारे अवार्ड सर को मिले हैं और विभिन्न संस्थाओं ने भी समय समय पर सर को सम्मानित किया है। मैं अनुरोध करूंगा प्रोफेसर डॉक्टर पटनकर सर से कि वो अपना उद्बोधन हम लोगों को दे। प्रोफेसर डॉक्टर पटनकर। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? पटनकर सर। प्रोफेसर पटनकर सर, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? किस नाम से जुड़े हैं सर? आपका मुझे दिख भी नहीं पा रहा है। आप अपने आप को अनम्यूट कर लें सर। अच्छा ठीक है। बस तो सुरेश पटनकर जी, आप अपना उद्बोधन शुरू करें। आपका माइक लीजिए। आप कृपया अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और अपना उद्बोधन शुरू करिए। प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश पटनकर जी। हेलो, जी अभी सर, आ सुन रही रहे है हैं? हाँ आपकी ठीक है, आपने अनम्यूट किया, ठीक है। ठीक सर। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू में ही आरोग्य भारती का मैं सदस्य रहा हूँ। मुझे I am also thankful to Ashok ji, Atul ji, and today's respected faculties and the delegates. Thoughts regarding the holistic approach. I would like to take your kind permission to change the title to holistic approach in prevention and management of renal disorders. Holistic word here has got two applications. First one is holistic as a science and holistic as a body. Now let us talk about holistic sciences. All health sciences are evolved on one concept. जैसे अपना की लोके जरा रोग भय मृत्यु नाशम दाता रमेशम विविध औषधि न तुम कामय राजम न पुनर्भवम कामय दुख तप्तनम आरती नाशनम. So this was the concept of all health sciences. Hence one should use all possible health sciences which are available to treat arti nashana, a patient or arth. Science is a fundamental knowledge where basic principles are never changing. Hence, there is no death of science. However, information is always changing. It's like a Brahma and Maya. Hence, any pathy or way of treatment which is scientifically based will survive irrespective of Desh, Kal or Sthala. At the same time, one should remember that change is nature. Hence, every science should also change its approach
as per the requirement of that स्थल, काल और देश. Otherwise, it will not be accepted on global platform. We medicos are healers for the society. Let me put this word healers. We are given different names for convenience like Vaidya, a doctor, homeopathy, yoga guru, naturopath, etc. As I said, we are here to treat the patient, and patient comes to us basically because he wants heal his problems from us, not because we are doctors, urologists or cardiologists. That is very secondary matter. Most importantly, we all healers should understand that that our science is incomplete or his science is incomplete. Hence, while treating the patient, we must have open mind to seek help from other available sciences whenever required. Today, every pathy has become a fundamentalist. I call them as medical jihadis. Hence, they do not want to respect other pathies. This is totally wrong, and to me, it is unethical also. Because due to our ego, we are depriving the patient of possible benefits of other pathies. It is against our ethics because we are basically healers. Now, today's scenario is totally different from what I was saying. It is the other opposite. Every pathy claims it is superior and the only one which can take care of. We have to change this attitude. And when you are treating your patient, you should know the limitations of your science. It is said that to become successful in life, it is better to know that what you know than what you know. Either you try to get knowledge of other pathies or take help of other pathy specialists to make a treatment holistic. Here, one word of caution whenever I am saying a holistic approach in is your approach should be totally scientific and should not be a blind faith, and it should be evidence-based. Today in health science, this evidence-based word has become very common, very important and meaningful. Generally, it is used by allopathic specialists and sometimes opposed by non-allopathics. In our life, every action we look for evidence. Hence, nothing wrong in asking evidence-based approach. Only thing, the parameters for every pathy should be standardized, and then only it will be globally accepted and will stand the test of the time. This is the reason, very reason that today also Ayurveda, yoga are still in use after 5,000 years, because these sciences were built up by our ancient Rishis, or call them scientists, with evidence base of the prevalent situation parameters available then. And this is my concept of holistic approach. Second concept of holistic approach is to treat the disease, consider the human body as a whole and not as a fragmented disease organ or a system. We are evolved from a single cell body from mother's womb to a full-fledged human body having a numerous systems, organs made up of trillions of cells. But remember, the origin was single cell. Especially this principle is totally applied to allopathic system, where every day we are getting new specialties. Of course, there are a lot of advantages of this, but this micro or focus approach many times is insufficient. I see this when I treat my patient. Suppose let's take an example of recurrent urinary tract infection. What as a urologist does or a nephrologist does, he gives them the antibiotics. But he doesn't consider that his body has got other problems, like he has got constipation, he has got improper digestion, his liver function is not good, he has got other lifestyle problems. So if you want to treat a urinary tract infection, just to give an example, you must treat not only with the antibiotics that will suppress, or that could be an acute treatment, but for long-term treatment, he has to adopt a holistic approach. Now here, I will want to point another point here, that is renal disorders, which is a topic of today's discussion. The large number of renal disorders
It will not be possible to talk on them in a short span of time. So I will restrict myself to holistic approach on CKD, or what is known as chronic kidney disease. It is the most dreadful medical condition which is going to be a national health crisis in short time in future. Now, CKD is a disease process where there is a gradual decline in renal function. And the most common investigation to diagnose this condition is estimation of glomerular filtration rate, or GFR, which is commonly ranges from 80 ml to 120 ml per minute. So what happens in CKD? There is a gradual loss of functioning kidney cells, which are also called as nephrons. Every kidney has got about 1 billion nephrons in healthy condition. As the disease of CKD progresses, the number of nephrons become less and less. And when the glomerular filtration rate, or GFR, becomes less than 10 ml per minute, the renal replacement therapy, that is end-stage renal disease, is required. Hence, this CKD problem goes through various stages from stage 1 to stage 5, or stage 5 is the stage of renal replacement therapy. Professor Hemchandra ji has mentioned this. This is a very common problem. In our country, the prevalence is 800 patients per million population. And incidence of CKD, mind you, the incidence of CKD, that is stage 5, is 150 to 200 per million. One can imagine the huge burden of this disease as an individual, family, society, and nation as well. Now, what are the treatment options when we land up into end-stage renal disease? As it was mentioned, dialysis, even if you take a reasonable cost, it almost goes to 10 to 12,000 rupees per month, which also requires intermittent hospital admissions. Transplant, which Dr. Hemchandra has mentioned, we keep on doing transplant, maybe cadaver or living, but that's not the solution. It is the last way to make it, but it's a very costly affair. And again, as I said, it also requires maintenance medicines. The third option of CAPD, that is putting tubes in the abdomen and do a home dialysis, is out of purview of a common man. I don't think it is within a purview of a common man. So let us consider how many Indians can afford this luxury treatment. So what happens when we see the patients of CKD or chronic kidney disease, end-stage disease? Only 20% they continue regular treatment. Around 40 to 50% patients, they take intermittent treatment, and rest succumb to the disease. So the solution is not in the treatment, but in the prevention. Important factors in prevention are: first, identify the cause, try to prevent the cause, or even if the disease occurs, try to maintain it rather than progression, where the last renal replacement therapy will not be required. Now look at the causes. It has been mentioned earlier also, even Professor Saab, Ashok ji ne bhi kaha hai, in more than 70% patients of CKD or chronic kidney diseases are due to diabetes and hypertension, apart from uncommon causes like nephritis, surgical causes, and congenital defects. Now, out of this, diabetes is responsible for more than 40% of the total patients. So we have to concentrate, especially at least today, our concentration should be focused mainly on the diabetes and the subsequent chronic kidney disease. We are all aware that very soon India may become the capital of diabetes in the world. And type 2 diabetes is the commonest cause of diabetic nephropathy or diabetic CKD. Now, diabetes is the disease of modern world and its modern lifestyle. Today's lifestyle causes lifestyle disorders, and these disorders ultimately progress to a disease. In allopathy, there is hardly anything to offer for lifestyle disorders. The reason is allopathy is a child of modern society. Hence, it will have good and bad of its parents. Lifestyle means R and VR. I think we all know about this. I think it may be a repetition, but Ayurveda, yoga, naturopathy has much to offer in this regard. Awareness of proper lifestyle can be adopted as per the guidelines of Swastha Vrutta or Ritucharya, as Ashok ji has mentioned.
and yoga. For this, as we see, Arogya Bharati is doing a lot of work. We professionals must join such activities to a lot, but much more need to be done if we really wanted to stop this epidemic of diabetes and following the kidney diseases. After prevention, as I said, the preventive guidelines has been discussed, well known. Only thing what is required is awareness. So after prevention, the next step is what do you do once you get the CKD? That also, again, to land up stage 5 before that something can be done. Today, there are a lot of specialists like diabetologists, nephrologists. Still, there is the increasing incidence of diabetic CKD. Allopathy, it is my personal opinion, allopathy cannot treat diabetes in toto. Control of blood sugar and management of complication is the main theme of diabetic, which is totally incomplete to my mind. And here, I think holistic approach is very important. In Ayurveda, Agni and Am are discussed at length. It is the greatest scientific concept for any disease, Roga Sargavipi Mandagno. It holds true for cold to cancer and diarrhea to diabetes. Ayurveda has mentioned 3 Agnis, namely Jatragni, Bhutagni and Dhatvagni. Agni is similar to a metabolism in modern physiology. Just to take this comparison further, Jatragni is comparable to GI digestion or metabolism, which is further processed by Bhutagni or liver, and from there it goes to Dhatvagni, that is Sapta Dhatu, Rasa Dhatu to Shukra Dhatu, that is specific organ cellular metabolism. Mitochondria represent the cellular Agni. As we know, it does the ATP, ADP conversion and enzyme reactions. Today's diabetologists concentrate only on the end organ failure, that is pancreas and its role in insulin. This concept is very focused. Hence, in management of diabetic CKD, we have to consider preceding Agni or metabolism, how to correct this. And Ayurveda has offered to a lot in this regard. And we offer this concept in our management and our institute. We work on improvement of Agni Bal. Am and Agni are 2 sides of the coin. They are inversely proportional to each other. Good Agni means less Am, poor Agni means more Am. And Am is a synonymous to a toxic inflammatory product which are either ingested because of the Viruddha or Apatya Sevan or formed during faulty metabolism, maybe at Jatragni or Bhutagni or Dhatvagni level. And these are the Am products or inflammatory products. They produce oxidative stress, free radical injuries, and produce a disease. Even in modern medicine, now we are started accepting this concept to some extent. Now we are saying that faulty gut flora. Now gut flora is, what you are is your gut flora. That is Jatragni. It produces toxic inflammatory products. The disorder liver metabolism, or which was mentioned in Bhutagni in Ayurveda, in other words, and inflammatory damage and oxidative stress and free radical injuries causing pancreatic damage. That is Am causing Dhatvagni Mande, reducing the function of insulin. And this is the concept is slowly getting even accepted in modern medicine, which was known in Ayurveda thousands of years back. And we have to take help of this concept whenever we are managing a chronic kidney disease. As I mentioned earlier, to chronic kidney disease, I think one has to accept the inadequacies of today's modern medicine. There is no concept of Am Pachan in allopathy. They don't believe in all these things. But Ayurveda has significant amount of medicines that to remove or metabolize these toxic products. And some is useful management of, that is Am Pachan, at various levels of Agni in diabetes and CKD. And same concept we are also again using in our CKD management program. I would like to bring your attention to another very important concept of Ayurveda, which is yet to be accepted in modern medicine. Ayurveda, it mentions the Mutratpatti take place in Pakwasha. Pakwasha means large intestine, I would call it as the GI tract. But if you look from the angle of modern medicine,
The basic metabolic products are formed in the GI system or Pakwashi, which are subsequently responsible for urine formation as end product. And how true Ayurveda concept is, it mentions about Sara, Kittabhag and metabolic products of Pachan, clay or Rasadhatu. It also mentions Mutrasya Kledavana. So gradually, I think both sciences, as I said, science fundamentals are same, are coming together. Only thing we have to interpret them with a lot of understanding. Another point of management of CKD in allopathy is it is a symptomatic management. There is no effort to modify the basic organ physiology. Here, the Ayurveda Rasayan Chikitsa or rejuvenation will be a great help. We again use this concept in management of CKD, and I'm sure all of you will agree that it has got a great role to play. In Ayurveda, Basti Chikitsa has been mentioned, which has tremendous importance, and it is supposed to be half of the Ayurvedic management. It works at two levels, most and foremost in the Jatharagni level or GI tract level, and also cellular level or Dhatwagni level. I think Basti Chikitsa should also be adopted. Of course, the finer details can be always be discussed with the specialists of that subject, but should be utilized to again in treatment of chronic kidney disease. As mentioned by all of us, Ashokji, Hemchandraji, food is medicine. Hence, as per Ayurveda Ahar Nidan guidelines are very important, and those should be applied in the management of CKD for prevention as well as treatment. In management of CKD, in modern medicine, there are two drug pathways. One is the basic drug pathway or basic drug therapy, that is a hypoglycemic agents, anti-hypertensive agent. And second drug pathway is symptomatic, that is increase in phosphorus, increase in uric acid, acidosis. In our CKD management program, we continue basic drug therapy. We don't try to change it because that has been established as a standard care. But whenever possible, a symptomatic drug treatment, the second drug pathway, we try to substitute with the Ayurvedic medicines. To my mind, this medicine tries to change the basic metabolism to reduce the formation of toxic or unwanted products rather than suppressing them. We also suggest yoga as an additional measure in management of CKD. There are certain asanas and bandhas are useful in improving the renal function. And there is a scientific evidence for this also. There are certain articles which has come up that yoga, not exercise, yoga and exercise are totally different. Physiotherapy, yoga are totally different because yoga combines with body and mind. Others are physical activities. So yoga plays a great role in management of CKD disease. In short, just to sum up my talk, our approach in CKD is first prevention by lifestyle guidelines, and second, if you get it by any chance, our approach is first is try to normalize the CKD in early phase if possible. Obviously, here we use total holistic approach. If it is not possible to normalize, if you, in the sense, if you are in CKD 3, try to make it CKD 2 or CKD 2 make it into CKD 1. If that is not possible, maintain the function, maintain that status quo as long as possible. If that is not possible, at least try to slow down the rate of progression so as to need of renal replacement therapy will be delayed. I'm not going to specific details of therapy. I'm just putting the broad principles, how a holistic approach can be helpful in CKD management. Because Ayurveda is a persona-oriented science, we need to make certain changes at personal level. Here I'm just putting the broad guidelines as the topic is prevention and management. I think the principles of Ayurveda and yoga are applied in prevention also and the management also. Only thing here, I just want to make one word of caution because I've seen many times that once the patient develops end-stage renal disease, that is ESRD, that is once he's on dialysis, I don't think there is any scientific proof that one can really stop dialysis and put him on back to normal. Maybe these are the instances where it was acute kidney injury which was probably improved. But here again, I would like to add something more.
even though your patients are on dialysis or they have undergone transplant, ultimately the quality of life is a major issue. And here again, the holistic approach about the diet, about the drugs is going to be a big help to improve the quality of life, even though you are giving the renal replacement therapy. Just to add my own experience in research, now we had a discussion about COVID. If you permit me, Ashok ji, COVID is a disease, and what we are thinking that ultimately immunity and rejuvenation are the main factors. And let me share with you, we are conducting a trial with certain Ayurvedic preparations. And we have come to this trial is a double-blind prospective randomized trial where we are measuring the viral load plus some immunomodulators, and where we have shown all these drugs, they have got antiviral activity. So friends, in short, as a doctor, as a healer, we should think of all other possible sciences which can be useful to treat our patients. Don't be, as I mentioned earlier, medical jihadis. Respect other sciences. Think out of the textbooks, because textbook doesn't give, it just gives the guidelines. And see that we should treat the patient in toto to his and our satisfaction. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर, और जो आपने दिशा दी है होलिस्टिक मेडिसिन की। सर मैं बताना चाहूँगा, हम लोग आरोग्य भारती के बैनर से लगातार ये प्रयास कर रहे हैं और समाज को ये संदेश देने की कोशिश करें कि होलिस्टिक मेडिसिन से निश्चित रूप से भारत, स्वस्थ भारत की दिशा में हम लोग चलेंगे। और जो जिस पैथी की अच्छाई है, जो जिस पैथी में अच्छा है, पेशेंट के हित में है, जो रोगी के हित में है, जो समाज के हित में है, हम उस चीज को चुने। और निश्चित ही आपने उस चीज के लिए अपने अनुभव से बताया है, और अपनी जो अपने अनुभव हम लोगों के बीच में शेयर किए हैं, हम सब लोगों के लिए बहुत लाभदायक होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। हमारे अगले वक्ता प्रोफेसर राकेश साल्वे जी हम लोगों के बीच में है। डॉक्टर राकेश साल्वे जी वर्तमान में MR इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साइंस गांधीनगर में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर हैं। सर का 13 वर्षों का यूजी तथा पीजी का टीचिंग एक्सपीरियंस है तथा किडनी डिसऑर्डर्स पर CKD पर सर ने विशेष कार्य किया है और 10 साल से अधिक सर आयुर्वेद प्रैक्टिस में लगातार इसी पर कार्य कर रहे हैं। और सर को इसी कार्य के लिए कई अवार्ड भी मिले हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में सर के शोध पत्र भी प्रकाशित हुए हैं। और पुणे में सर की भी बहुत अच्छा आयुर्वेद का सेटअप रहा है। वर्तमान में सर गांधीनगर में चूँकि उस कॉलेज में है, तो वर्तमान में सर वहाँ भी कार्य कर रहे हैं। हम लोगों के अनुरोध पर सर ने हमें समय दिया है। मैं अनुरोध करूँगा डॉक्टर राकेश साल्वे सर से कि कृपया अपना उद्बोधन दें। डॉक्टर राकेश साल्वे सर, इस नाम से सर देख नहीं पा रहे हैं, वो क्या क्या राकेश साल्वे जी, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए राकेश साल्वे जी। हाँ। नमस्कार, गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक आरोग्य भारती जिन्होंने मुझे यहाँ पे निमंत्रित किया और आयुर्वेद के दृष्टिकोण से थोड़े बहुत जो मेरे विचार है या जो मेरा अनुभव है, वट एवर द एक्सपीरियंस विच आई हैव कलेक्टेड इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ 10 years ऑफ आयुर्वेदिक प्रैक्टिस, वो मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर की अनुमति चाहूंगा।
First of all, I would like to thank the convener of today, Dr. Atul Varshney ji, coordinator Dr. Avinish ji, fellow speakers, Dr. Patankar sir. Actually, I was really happy to hear Dr. Patankar sir. Being a Punekar, not directly now, because I have stayed for 26 years. My 0 to 27 age was in Pune. After completing my BMS and MD, I have was shifted to Baroda and then to Gandhinagar. तो पुणे से कोई आता है तो इट्स क्वाइट क्लोज टू द हार्ट. थैंक यू सर. और सर का लेक्चर भी काफी सपोर्टिव था. इट वाज द लेक्चर वाज इटसेल्फ होलिस्टिक. थैंक यू फॉर दैट सर. हमारे जो दूसरे स्पीकर है डॉक्टर जीपी अवस्थी जी, सबको नमस्कार करके माय फेलो सीनियर जूनियर कलीग्स एंड द डेलीगेट्स. ठीक है, आई वुड लाइक टू स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन. As sir said, kidney disease is a very vast topic, and the whole kidney disease is not my domain of expertise, to be frank. I am treating more chronic kidney diseases through Ayurved, तो उसी पे थोड़ा बहुत प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा. I would like to run because I have 25 minutes, तो थोड़े बहुत समझाने की कोशिश करूंगा कि होलिस्टिक का मतलब काफी हद तक मिलता है आयुर्वेद के ग्रंथों में भी, राइट. द मॉडर्न सेज द किडनी इज कवर्ड बाय अ पेरिनल फैट एंड इट रिड्यूस 1/5 ऑफ द ब्लड सप्लाई. वही अगर हम आयुर्वेद देखेंगे तो आयुर्वेद में जो वृक्क है, किडनी की जो संकल्पना है, उसकी उत्पत्ति रक्त मेद प्रसादात वृक्क कहा है ना. मतलब उसका जो रिलेशन है वो काफी क्लोज है रक्त धातु से एज वेल एज मेद धातु से. और एक शारंगर जी का एक बहुत अच्छा रेफरेंस है कि वृक्को पुष्टि करो प्रोक्तो जठरस्थस्य मेदसः, कि आपको मेद धातु से उसका पोषण होने वाला है. तो ये दोनों जो धातु है रक्त और मेद, ये हमारे टारगेट होने चाहिए whenever we encounter any patient who is related to kidney disorders. थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा कि जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वही देखूंगा कि जो हमारे स्रोतस है, बिकॉज बीइंग एन आयुर्वेद एक्सपर्ट और बीइंग एन आयुर्वेद पोस्ट ग्रेजुएट प्रैक्टिशनर, मेरा प्रेजेंटेशन आयुर्वेद ओरिएंटेड ही ज्यादा होगा. हमारा जो स्रोतस संकल्पना है, जो यहाँ पे सीखने वाले, जो प्रैक्टिस करने वाले जो वैद्य होंगे उनके लिए स्पेसिफिकली, कि हमारे जो स्रोतस होंगे वो मूत्र व स्रोतस को आपको ज्यादा टारगेट करना है, एज वेल एज जो आगे हम एक एक स्रोतस देखेंगे. बहुत अच्छे वर्ड्स यूज किए गए हैं जो हमें समझने हैं किसी आयुर्वेद से, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से किडनी के पेशेंट को हम एग्जामाइन करने वाले हैं. तब जो लास्ट वर्ड है वही पढ़ रहा हूँ, राइट. तो बस्ती उसका विश्राम स्थान है. पूरे शरीर से जो एक्स्ट्रा क्लेद, जो ऐसा द्रव धातु जिसे शरीर से हमें बाहर निकालना है, वो कहाँ आके विश्राम करता है, तो वो बस्ती में आके विश्राम करता है, जिसे हम ब्लैडर के साथ काफी हद तक कोरिलेट करते हैं. मूत्र व स्रोतस का मूल स्थान भी वो है बस्ती एंड वंक्षणौच. एक बहुत अच्छा जिसे हम कहेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ यूरिन हमें मिलता है, जो कहते हैं कि पक्वाशय गतः, मतलब जो सारकिट्ट विभजन है और जो मूत्र की जो उत्पत्ति है वो पक्वाशय गत से ही शुरू होगी. इसलिए एज राइटली इंडिकेटेड बाय सर कि हमारा जो टारगेट ऑर्गन फॉर ट्रीटमेंट should also be पक्वाशय. We should not always target the kidneys directly or the bladder or maybe the renal system, क्योंकि जो सारकिट्ट विभजन है, जो डाइजेशन की प्रोसेस है, जो मूत्र की उत्पत्ति शुरू होने की जो प्रोसेस है, वो पक्वाशय से शुरू होने लगी. इसलिए वहां पे आपको बस्ती का बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, जो हम आगे थोड़े बहुत उस पर मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा. वही चीज सायनाचार्य ने कहा है कि आंतरेभ्यो विनिर्गतस्य मूत्रस्य, मतलब दोनों ने ये माना है कि जो यूरिन है उसका जो प्रोडक्शन है वो पक्वाशय या आंत्र से ही शुरू होने वाला है. अगर हम वायु की बात करें तो वायु में समान वायु, जिसके कर्मों में हमें रेफरेंसेस मिलते हैं कि अन्नम गृह्णाति विवेचयति मुंचति, राइट. तो समान वायु पे हमें टारगेट्स करना है. समान वायु को टारगेट करने का जो मेरा हेतु है कहने का, वो ये है कि जब हम दवाई देते हैं पेशेंट को, तो जो एक आउटडेटेड या बहुत कम वैद्य जिसे हम यूज करते हैं कि औषध सेवन काल, द टाइम एट विच यू आर गोइंग टू एडमिनिस्टर द ड्रग टू द पेशेंट, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इट शुड बी समान काल, जिसे हम समाने मध्य इष्यते कहते हैं, कि खाने के बीच में, एंड दिस इज वेरी साइंटिफिक,
आपको जब आप प्रैक्टिस में उस चीज को यूज करोगे तब हमारे पास डेटा बहुत अच्छा जमा हो जाता है कि सही में हम एक ब्लाइंडली ओडी, बीडी, टीडीएस, क्यूआईडी इस पैटर्न में ना जाते हुए अगर हम औषधि कालों का हमारे ट्रीटमेंट में या हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स में उसका अगर हम समावेश करें तो हमें रिजल्ट्स काफी अच्छे मिलते हैं। वही चीज हमारे जो दोनों टीकाकार है अरुण दत्त और हेमाद्रि, दोनों ने कहा है कि समान वायु आहार के जो डाइजेशन के पार्ट को मूत्र रूप देने का काम करता है या किट्ट विवेचन करने का काम करता है। वही चीज सुश्रुत ने थोड़े से अलग वर्ड्स में कहा है। जैसे सर ने कहा, मतलब एक्चुअली अलग साइंसेस का भी फंडामेंटल सेम आता है, और भले हम कहे कि आयुर्वेद में